नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग भारतीय संविधान का जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसके राष्ट्रपति का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले पार्ट नंबर 1 हो चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर तमाम परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे। मतलब इनमें से जो विकल्प दिए गए हैं, कौन ऐसा है जो उपराष्ट्रपति नहीं था और राष्ट्रपति बना। तो कौन था वो? ज्ञानी जैल सिंह। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, ज्ञानी जैल सिंह। ये उपराष्ट्रपति कभी नहीं थे। ठीक है, ये पंजाब के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के। ठीक है, लेकिन ये उपराष्ट्रपति कभी नहीं थे। 1972 में शायद ये चुने गए थे पंजाब के राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के रूप में। ठीक है, कांग्रेस से थे ये। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर बीबी गिरी। तो कौन थे बताइएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबे समय तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ये विकल्प। ये 1984 से 1963 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। अब जोड़ लीजिए कितना हुआ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लंबे समय तक कौन रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? डॉक्टर बीबी गिरी थे। ठीक है, ये गैर कांग्रेसी थे, पहले गैर कांग्रेसी जो बिना कांग्रेस से हुए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। तो कौन है एक बात उदाहरण? नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये कौन है? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जी। ये सर्वसम्मति से चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति हैं। ये 1977 से 1982 तक इनका कार्यकाल रहा। ये छठे राष्ट्रपति थे भारत के। ठीक है, तो सर्वसम्मति से चुने जाने वाले नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति थे। 1977 से 1982 तक इनका कार्यकाल था। निम्न में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह, सी राजगोपालाचारी। तो ये सी राजगोपालाचारी कभी भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ना कि ये कभी भारत के राष्ट्रपति रहे। ठीक है, इनका एक और प्रसिद्ध नाम है, राजा जी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है, तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 3 दिसंबर 1884 से 28 फरवरी 1963 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में क्रियान्वित थे। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? अनुच्छेद 57 जो है ये राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन की योग्यताओं के बारे में बताता है। ठीक है, कि वो कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। इसका कोई प्रावधान नहीं है कि आप एक बार, जैसे अमेरिका में आप 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, आप जितनी बार चाहें निर्वाचित हो सकते हैं। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, एन संजीवा रेड्डी यानी नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन। तो कौन भारतीय जनता पार्टी का शासन था तो कौन राष्ट्रपति था? नीलम संजीव रेड्डी। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है,
अब इस समय भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी पूछा जाता है कि कौन था, तो एन सुब्रमण्यम स्वामी जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे उस समय। ठीक है, और राष्ट्रपति कौन था? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो किसकी हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये प्रथम भारतीय मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, और प्रथम भारत के तीसरे और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी। कह रहा भारतीय संघ की प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्न में से किसमें निहित होता है? थल सेना अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तीनों सेना अध्यक्ष। तो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, राष्ट्रपति। फिर कह रहा निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, राज्यपाल की। तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति भी करता है। ये तो राज्यपाल का पद प्रसाद पर्यंत होता है, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो पद है इसका निर्वाचन होता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प उपराष्ट्रपति, बी विकल्प उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, उपयुक्त सभी। तो इन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 74 के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। फिर अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्न में से कौन अपने पद पर रह सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। तो बताए आपको कि ये जो राज्यपाल का पद है ये राष्ट्रपति की कृपा दृष्टि से चलता है। नियुक्ति तो इनकी 5 साल के लिए की जाती है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति की कृपा दृष्टि बनी रहेगी तब तक ये अपने पद पर कार्यरत रहेंगे। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? राज्यपाल। विकल्प सी, ये राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो किसकी आवश्यक है? प्रधानमंत्री की, वित्त मंत्री की, भारत के राष्ट्रपति की, इनमें से कोई नहीं। तो वित्त विधेयक जो है इसके लिए पूर्व स्वीकृति आपको राष्ट्रपति से लेनी पड़ती है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। 117(1) तथा 117(2) में यह वर्णित किया गया है, उल्लेखित किया गया है कि सभी वित्तीय संबंधी मामलों में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। फिर कह रहा किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार दिया गया है। तो किसको दिया गया है? ये राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो ये किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसी की फांसी की सजा को बदल सकता है या सजा को
कम कर सकता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, पहले होती तो 14 थी, लेकिन अब वर्तमान की स्थिति को देखते हुए 12 माना जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 2 सदस्य पहले एंग्लो इंडियन के द्वारा लोकसभा में मनोनीत करता था, लेकिन उस मनोनयन को अब खत्म कर दिया गया है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, 12 सदस्य जो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, लोकसभा वाला अब हटा दिया गया है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, 12 सदस्य। फिर कह रहा है, किस विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? किसी विधि पर या मतलब किसी पर सलाह लेना हो राष्ट्रपति को, तो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। ठीक है, तो कौन किसको है? राष्ट्रपति को। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, वो बी विकल्प, राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? मतलब किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांगेगा और न्यायाधीश बाध्य है सलाह देने के लिए, वो बाध्यकारी है सलाह देने के लिए, और राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, वो चाहे तो सलाह माने चाहे या ना माने। तो किस अनुच्छेद के तहत है ये? अनुच्छेद 143 के तहत। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह उच्चतम न्यायालय से किसी विधिक मामले पे सलाह मांग सकता है, जबकि उच्चतम न्यायालय का जज जो है या न्यायाधीश जो है वो बाध्य है सलाह देने के लिए, और राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है उस सलाह को मानने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, अनुच्छेद 143। संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है जब किसी मामले पर सामान्य विधेयक पर गतिरोध होता है तब। ठीक है, यदि कोई सामान्य विधेयक पर गतिरोध है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला लेता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? मतलब कौन सहायता और मंत्रणा देता है? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संघीय मंत्री परिषद। तो राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? संघीय मंत्री परिषद। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। अच्छा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति करता है। आगे क्वेश्चन ये देख चुके हैं आप लोग। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की? 1962, 1971, 1975, कभी नहीं। तो भारत में आज तक कभी भी अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय आपात का प्रयोग नहीं किया गया है। अभी तक भारत में वित्तीय आपात जैसी स्थिति नहीं आई है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, कभी नहीं। आज तक आर्थिक संकट की घोषणा भारत में कभी नहीं की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्न में से कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा अध्यक्ष। तो कौन करता है? राज्यसभा, वो कौन करता है? विदेश में भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडलों का नामांकन राष्ट्रपति करता है। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, राष्ट्रपति। भारत के निम्न में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? राजेंद्र गडकर, एच कानिया, पी.एन. भगवती, एम. हिदायत उल्ला। तो कौन है ये? न्यायमूर्ति एम. हिदायत उल्ला। ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं, क्योंकि ये जब एक राष्ट्रपति थे उनकी कार्यकाल के दौरान, ठीक है, मृत्यु हो जाने के कारण इन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? एम. हिदायत उल्ला, न्यायमूर्ति एम. हिदायत उल्ला। ठीक है, ये 1905 के आसपास, उसी के आसपास ये भारत के राष्ट्रपति, पहले ये जज थे,
उसके बाद ये भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? एम हिदायत उल्लाह। निम्न में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्र अवसान करना, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकों को आहूत करना। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकों को आहूत करना। ये करता कौन है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। राष्ट्रपति लोकसभा का सत्र बुलाता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है, लोकसभा का सत्र अवसान करता है, लेकिन उसका संचालन जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। फिर कह रहा विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? किसके द्वारा ये प्राप्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ये राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? साधारण विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, धन विधेयक, इनमें से कोई नहीं। तो धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ठीक है, यदि संसद द्वारा उसे विशेष बहुमत से पारित करके भेजा गया है राष्ट्रपति के पास, तो वह बाध्य है उस पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए, वो उसे पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? वह विकल्प है जेबी वीटो, निलंबनकारी वीटो, अन्यांकित वीटो, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? अन्यांकित वीटो। ठीक है, विकल्प को निलंबनकारी वीटो। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? निलंबनकारी वीटो। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है। ये निलंबनकारी वीटो होता क्या है? निलंबनकारी वीटो में जैसे किसी विधेयक को सांसद के पास से पुनर्विचार के लिए भेजता है तो वह धन विधेयक संबंध में राष्ट्रपति इसे वीटो पावर यानी वीटो पावर का प्रयोग करता है और नहीं कर सकता। इसमें वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता है और यह उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? निलंबनकारी वीटो। ठीक है, मतलब अगर कोई वित्त विधेयक संबंधी राष्ट्रपति के बाद भेजा गया संसद से पारित करा के विशेष बहुमत से, तो उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राज्य सूची, संघ सूची, संघ एवं समवर्ती सूची, राज्य एवं संघ सूची। तो किस विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ एवं समवर्ती सूची पर। राज्य सूची राज्य के प्रमुख का विषय हो जाता है, इसलिए राज्य सूची को छोड़ के बाकी संघ सूची और समवर्ती सूची पे वो अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता? तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता और संघ सूची और समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे संशोधित कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, अपने पास अनिश्चित काल तक रख सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। विकल्प डी। ठीक है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। ए तथा बी दोनों, ना ए ना या बी। तो हर प्रतिवर्ष तो करते हैं, जब सत्र शुरू होता है तो राष्ट्रपति के संबोधन से ही शुरू होता है, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है तब भी करते हैं। तो इसलिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए एवं बी दोनों। विकल्प सी सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्न में से क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, 124 के अंतर्गत पूछ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति।
तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति करता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्न में से किसको प्राप्त है? तो ये किसको प्राप्त है? केवल राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो मृत्यु दंड केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है, वो उसको क्षमा कर सकता है। और बाकी सजा कम करने की बात है, यदि उच्च न्यायालय का निर्णय है और सजा कम करने तो राज्यपाल भी कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड केवल राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है, समझ में आया? तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, केवल राष्ट्रपति को अब मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं संसद। तो ये अनुच्छेद 267 में बताया गया है कि यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो राष्ट्रपति जो है वो आकस्मिक निधि से पैसा निकाल सकता है। भारत के आकस्मिक निधि से पैसा कौन निकाल सकता है? राष्ट्रपति निकाल सकता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का, संसद के अधिवेशन आहूत करने तथा उसका सत्र अवसान करने के लिए। तो कौन सा नहीं है ये जो अधिकारों को हस्तगत करने की बात की गई है, ये राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। ठीक है, बाकी प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, संसद को बुलाता तथा स्थगन का कार्य भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन अधिकारों का हस्तगत जो है ये नहीं कर सकता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन द्वारा दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, एक सदन द्वारा विधेयक को प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना। उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों परिस्थितियां ऐसी दी हुई हैं जब कोई गतिरोध होगा तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रपति जो है ये संयुक्त अधिवेशन बुलाता किस अनुच्छेद के तहत है? 108 के अनुच्छेद 108 के तहत ये संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी संस्तुति के आधार पर या किस संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत के आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? लोक लेखा समिति, लोकसभा, संसद, किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है। विकल्प मतलब कौन सा सही हो जाएगा? कह रहा है कि जब भारत राष्ट्रपति भारत के आकस्मिक निधि से पैसा निकालना हो उसको, तो उसे किससे अनुमति लेनी पड़ेगी या किससे संस्तुति लेनी पड़ेगी? लोक लेखा समिति से, लोकसभा से, संसद से, या किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है। तो ऐसा करने के लिए उसे किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है या किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। जब राष्ट्रपति को लगेगा कि ऐसी स्थिति बन चुकी है तो वह आकस्मिक निधि से पैसा स्वयं ही निकाल सकता है। आकस्मिक निधि से पैसा निकालने का अधिकार किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो ये अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति बाध्य है, जो संघीय मंत्रिपरिषद सलाह देगी उसको मानने के लिए। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, अनुच्छेद 74। संघीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, संघीय मंत्रिपरिषद, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संघीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख मंत्री कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्न में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है? संसद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा?
डी विकल्प राष्ट्रपति। अनुच्छेद 352 में यह बताया गया है कि युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा यदि खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। आपातकाल कितने होते हैं? 3 आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ठीक है, 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपात है, जो आज तक भारत में इसका प्रयोग नहीं किया गया है। लोकसभा निम्न में से किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री की परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति निम्न में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, स्वाविवेक से, संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल का यदि लिखित प्रस्ताव परामर्श होता है, लिखित प्रस्ताव प्राप्त होता है या लिखित परामर्श प्राप्त होता है, तभी राष्ट्रपति आपातकाल की यानी 352 की उद्घोषणा करता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश को जारी करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राष्ट्रपति, महान्यायवादी। तो ये 123 के तहत किसको अनुमति मिली है अध्यादेश जारी करने की? राष्ट्रपति को। अच्छा, ये 123 के तहत किन विषयों की सूची पर जारी कर सकता है? संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये क्लासेस आप लोगों को कैसी लग रही हैं। धन्यवाद।